हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को इंटर की बुक से विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी? 1982 में, 1988 में, 1986 में, 1990 में। आंसर सही होगा सी, 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में हुई थी। इस प्रश्न के साथ थोड़ी सी जानकारी आपको जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवधारियों, कोशिकाओं एवं उनके अंगकों व आणविक अनुरूपों का समाकलन ही जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यदि बायोटेक्नोलॉजी अथवा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा आपको समझ में ना आई हो तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द से समझ लीजिए। इसको फिर से बता देते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में जैव का अर्थ है जीव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीकी। मतलब ये हुआ कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी में जैव प्रक्रियाओं का प्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। फिलहाल आज के वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी पर क्विज लेकर आए हैं। जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी पर लेक्चर का वीडियो बाद में अपलोड करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रकार के प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ये सभी आंसर सही होगा बी, टाइप सेकंड का उपयोग प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए अणुओं को ऐसे स्थानों पर काटते हैं जहां पर विशिष्ट क्षार श्रृंखलाएं होती हैं। अर्थात कहां पर काटेंगे? जहां पर विशिष्ट क्षार श्रृंखलाएं होंगी। इन स्थानों को अभिज्ञान स्थल कहा जाता है। आनुवंशिक फेरबदल ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यहीं पर आपको बता दूं कि आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी दो तकनीकों पर आधारित होती है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग, अर्थात जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग पर आधारित होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यकता होती है। Mg2+ आयनों की, Cl- आयनों की, Na+ आयनों की, Ca2+ आयनों की। आंसर सही होगा ए, Mg2+ आयनों की आवश्यकता होती है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी डीएनए अणु को अनेक स्थानों से काटने की क्षमता रखते हैं। अर्थात एंडोन्यूक्लियस किसी भी डीएनए अणु को किसी भी स्थान से काटने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक था। तो इनमें से प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक कौन था? आंसर सही होगा सी, PBr 322 प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक था। क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं आपको बता दूं। डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, उसे ही वाहक या वेक्टर कहा जाता है। जो दूसरा ऑप्शन है ये द्वितीय क्लोनिंग संवाहक होते हैं, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये पांचवा क्लोनिंग संवाहक होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। PBr 322 संवाहक में प्रतिरोधक क्षमता थी। PBr 322 संवाहक में प्रतिरोधक क्षमता क्या थी? इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, उपयुक्त तो दोनों के लिए थी, अर्थात टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्पिसिलिन के लिए थी। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन होंगे? आंसर सही होगा डी, SV40। SV40 क्लोनिंग संवाहक जंतु कोशिकाओं के लिए होते हैं। आपको बता दें SV40 एक सूक्ष्म गोलाकार विषाणु है जिसमें 5243 BP न्यूक्लियोटाइडों का बना द्विकुंडलीय गुणसूत्र होता है। यह संवाहक जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं साउदर्न ब्लांटिंग तकनीक से, नॉर्दर्न ब्लांटिंग तकनीक से
वेस्टर्न ब्लांटिंग तकनीक से उपयुक्त सभी से आंसर सही होगा ए। साउदर्न ब्लांटिंग तकनीक से डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए खंड होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, कभी धनावेशित कभी ऋणावेशित। आंसर सही होगा बी, ऋणावेशित, अर्थात डीएनए खंड ऋणावेशित खंड होता है। अगला प्रश्न है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की थी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज कैरी मुलिस ने की थी। आंसर सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें ए, जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुणसूत्र, आरएनए, प्लाज्मिड्स, गाल्जिकाय। आंसर सही होगा सी, प्लाज्मिड्स से संबंधित है एपिसोम। अगला प्रश्न है, रिस्ट्रक्शंस एंडोन्यूक्लियस काटता है। रिस्ट्रक्शंस एंडोन्यूक्लियस किसको काटता है? आंसर सही होगा बी, डीएनए के दोनों रज्जुकों को विशिष्ट स्थलों पर रिस्ट्रक्शंस एंडोन्यूक्लियस काटता है। आपको बता दें, विषाणुओं के डीएनए को काटने वाले एंजाइम को रिस्ट्रक्शंस एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है या कहते हैं। रिस्ट्रक्शंस इसलिए क्योंकि यह विषाणुओं के डीएनए को काटकर इनकी वृद्धि एवं गुणन को रोकते हैं, और न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह डीएनए का विघटन करते हैं, तथा एंडोन्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह नाभिकीय अम्ल को सिरों की ओर से नहीं बल्कि बीच में से काटते हैं। तो इस प्रकार से रिस्ट्रक्शंस एंडोन्यूक्लियस शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, क्या मतलब होता है इसका। आते हैं अगले प्रश्न पर, किस विधि द्वारा एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में किया जाता है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ऊतक संवर्धन, रूपांतरण, उपयुक्त में से कोई में नहीं। आंसर सही होगा ए, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में किया जाता है। आपको बताया था अभी पहले कि आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की संरचना में बदलाव किया जाता है, अर्थात एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है ट्रांसडक्शन, डीएनए वर्धीकरण, ट्रांसलेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सही होगा बी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य डीएनए का वर्धीकरण करना होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं विषाणुओं में, जीवाणुओं में, कवकों में, वायराइड्स में। आंसर सही होगा बी, प्लाज्मिड्स जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अपक्रिया में रिस्ट्रक्शंस एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया, वैद्युत कण संचलन, प्रतिबंध मापन, अपकेंद्रीकरण। आंसर सही होगा बी, वैद्युत कण संचलन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग कौन सा होता है? वर्णात्मक चिन्हक के रूप में प्रतिजैविक का उपयोग जीन अभियांत्रिकी में किया जाता है। आंसर सही होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, जीन अथवा बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है? जीन अथवा बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है? आंसर सही होगा बी, पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रूपांतरण के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले डीएनए लेपित सूक्ष्म कण बने होते हैं सिल्वर अथवा प्लेटिनम के, प्लेटिनम अथवा जिंक के, सिल्वर अथवा जिंक के, गोल्ड अथवा टंगस्टन के। आंसर सही होगा डी, गोल्ड अथवा टंगस्टन के रूपांतरण के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले डीएनए लेपित सूक्ष्म कण बने होते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में सघन संस्करण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? आंसर सही होगा डी, पीसीआर गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में सघन संस्करण तकनीक में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पादपों में पात्रे क्लोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? पादपों में पात्रे क्लोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? आंसर सही होगा ए, पीसीआर और आरएपीडी के द्वारा चित्रित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संवाहक डीएनए के लिए एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है? कौन सा संवाहक डीएनए के
केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है? तो आंसर सही होगा सी, प्लाज्मिड डीएनए के एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु के कोशाद्रव्य में पाए जाने वाला द्विगुणित डीएनए अणु का वृत्ताकार स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ स्वायत्त भाग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में व्यापक से प्रयोग किया जाता है। कास्मिड्स, फेज, प्लाज्मिड्स, जीवाणु डीएनए। आंसर सही होगा सी, प्लाज्मिड्स। अगला प्रश्न है, डीएनए का वह अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो आंसर सही होगा ए, संवाहक अथवा वेक्टर कहलाता है। यानी ऐसा अणु जो डीएनए का वह अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को जोड़ा जाता है क्या कहलाएगा? संवाहक अथवा वेक्टर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड्स का लक्षण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा प्लाज्मिड्स का लक्षण नहीं होता है? आंसर सही होगा डी, एकल सूत्रीय प्लाज्मिड्स का लक्षण नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये प्लाज्मिड्स का लक्षण होते हैं। तो आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।